हाँ जी, ये चैप्टर है हमारा फैशन डिज़ाइन और व्यापार, फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। सबको क्लियर है आवाज़? यस मैम। मेन इसमें से डेफिनेशंस आती हैं आपकी। फोकस करना ज़्यादा डेफिनेशंस के ऊपर इसमें। मेन इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइज इन गारमेंट इंडस्ट्री। अब हम गारमेंट पे फोकस, अभी तक हमने जो फैशन से रिलेटेड हमने पढ़ा था, डिज़ाइन, फैब्रिक डिज़ाइंस कैसे करते हैं, क्या डिज़ाइंस के प्रिंसिपल्स हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं, वो एक प्रॉपर हमारा डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में किया था कि लुक वाइज अच्छा कैसे लग सकता है कोई भी फैब्रिक। इसके बाद हमारा है कि जब हम एक गारमेंट की बात करते हैं, पहनने वाले कपड़े की बात करते हैं, तो उसमें फैशन डिज़ाइन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। और मर्चेंडाइज, मतलब कि आप व्यापार कर रहे हो, आप कर रहे हो कुछ भी चीज़ सेल कर रहे हो, किसी अंडर किसी ब्रांड नेम कर रहे हो, तो वो आ जाता है। डिस्क्राइब द फंडामेंटल्स ऑफ फैशन। फैशन की एक प्रॉपर साइकिल होती है, फैशन साइकिल, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि कैसे चलती है, क्या ट्रेंड होता है, क्या किस तरीके से फैशन काम करता है। एक्सप्लेन द नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू बी इन फैशन बिजनेस। फैशन बिजनेस में मेन क्या स्किल्स, क्या नॉलेज, क्या चीज़ें चाहिए होती है, किस टाइप का एटीट्यूड आपको रखना पड़ता है अगर आप इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हो। डिस्कस हाउ अ स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर अ करियर इन फैशन इंडस्ट्री। और अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, वो सब इसमें आएंगे। तो मैंने जैसे बोला, इसमें ज़्यादातर डेफिनेशंस आती है, या फिर वही आपका करियर वाला क्वेश्चन जो फिक्स है हर चैप्टर में, वो उससे रिलेटेड आएगा। फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग आर अमंग द मोस्ट एक्साइटिंग करियर ऑप्शन इन टुडेज वर्ल्ड। फैशन और जो फूड है, बेसिकली ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका बिजनेस हमेशा चलता ही है, ठीक है। और इसमें आप वेरिएशंस बहुत कर सकते हो। तो फैशन डिज़ाइन और मर्चेंडाइज जो है ये एक्साइटिंग करियर ऑप्शन है। इन अ कंट्री लाइक इंडिया विद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैव बीन थ्राइविंग फॉर एजेस, the recent boom in fashion design world has led to new perspective in the existing domain of garment and accessory design। अब आजकल जो है बहुत ज़्यादा ये बिजनेस फ्लरिश कर रहा है। द फैशन इंडस्ट्री सेटिस्फाई बोथ क्रिएटिव अर्ज एंड मटीरियलिस्टिक नीड ऑफ पीपल। बेसिकली लोगों को एक तो कुछ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से चाहिए होता है फैशन, और दूसरा कुछ हमारी बेसिक नीड होती है। हमने कई लास्ट ईयर हमने पढ़े थे कि कपड़े के और फैशन के जो है वो क्या क्यों हमें क्या बेसिक नीड होती है, किस किस रीज़न से हमें क्लोथिंग की ज़रूरत होती है। तो मटीरियलिस्टिक नीड्स जो इसीलिए है, जैसे कि हमारी एक रेपुटेशन जो होती है वो मेंटेन करने के लिए हमें फ़ैशन फॉलो करना होता है। हमारी जो है अपने लुक्स को दिखाने के लिए, इसके लिए भी हमें करना पड़ता है। हम अपनी पर्सनालिटी को अगर दिखाना चाहते हैं उससे, इसके लिए हमें फ़ैशन फॉलो करना पड़ता है। ये हो गया। और दूसरा क्रिएटिव अर्ज, आप किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो, उसके लिए भी जो है फैशन एक बहुत एक हेल्पफुल मीडियम रहा है लोगों को क्रिएटिविटी शो करने के लिए, अपने समझने के लिए। यू हेयर द टर्म फैशन मर्चेंडाइजिंग मैनी टाइम्स, डिड यू एवर थिंक व्हाट गोज इनटू इट। तो फैशन मर्चेंडाइजिंग हम डिटेल में करेंगे। You can recall from early history lessons that barter of products and crafts was the start of trading practices। तो आपने बार्टर सिस्टम पढ़ा था सबने, किसी कोई समझा सकता है क्या होता है बार्टर सिस्टम? मैम बार्टर सिस्टम में हम एक थिंग के रिप्लेस में दूसरी चीज खरीदते थे। हाँ, तो जब हम क्या मैम करते हैं, वही। हाँ बिफोर कि जो ये हमारा
पैसे का इन्वेंशन हुआ था, उससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, जिसमें लोग अपनी जो क्राफ्ट और प्रोडक्ट्स के बदले कोई दूसरा प्रोडक्ट या कोई सर्विस अवेल करते थे, एक्सचेंज करते थे। तो उसमें जो है हमारा जो कपड़ा और जो फैशन जो होता था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। स्लोली ट्रेडिंग moves to what is available was saleable, so there was no complications इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बेचने शुरू होने लग गया। however in the year 1920 gave birth to ready to wear। तो ये जो ईयर याद रख लो, 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेडी टू वेयर पहले जो होता था, लोग कपड़ा खरीदते थे, जैसे अभी भी हम खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, सिलवाते हैं, डिज़ाइन करवाते हैं, ये सब करते हैं। तो रेडी टू वेयर का ट्रेंड कब से शुरू हुआ? 1920 से। उससे पहले रेडी टू वेयर कपड़े बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। एंड सून रिटेलर्स रियलाइज दैट सेल ऑफ सच गारमेंट वाज अ बिग बिजनेस। और बने बनाए कपड़ों का ट्रेंड तब से शुरू हुआ और उसके बाद से ही बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम फैशन अपैरल बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मर्चेंडाइज इन डिपार्टमेंट स्टोर। तो जितने भी डिपार्टमेंट स्टोर्स थे, अब आजकल आप मॉल जाते हो, मोस्टली स्टोर्स इसी के ही होते हैं। तो ये जो है धीरे धीरे जो है ये सभी डिपार्टमेंट स्टोर में आने लग गए। एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऑफ फैशन, न्यू स्पेशलाइजेशन केम इनटू बीइंग फैशन मर्चेंडाइजिंग। और ये जो है स्पेशलाइजेशन यानी एक फील्ड ऑफ स्टडी, एक जिसे लोग समझ पढ़ते थे, जिसको समझने की कोशिश करते थे, जिसके ट्रेंड को समझने की कोशिश करते थे, जिसमें अपना बिजनेस बनाते थे, वो था फैशन मर्चेंडाइज। तो एक नया हमें फील्ड मिल गया जिसे हम क्या बोलते हैं? फैशन मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, क्लियर? फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड हाउ द फैशन बिजनेस वर्क। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस एंड इन्वॉल्व विद प्रोड्यूसिंग अ फैशन मर्चेंडाइज में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। रॉ मटेरियल शुरू मतलब कपड़ा तैयार होने से लेकर कि कपड़ा कई बार फैशन जो है वो कपड़े को वीविंग के टाइम से भी आप उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि किस तरीके से का रॉ मटेरियल बना, किस तरीके से कपड़ा बना, उसकी एक्सेसरीज कैसे बनी, एंड ये सब जो चीज़ें हैं वो इसी के अंडर आती है मर्चेंडाइज में। कपड़ा बनाने से लेकर अपैरल बना तैयार करने तक के से लेकर एक्सेसरीज में दोनों चीज़ें आती है। एक्सेसरीज एक तो जैसे आपका सूट है तो सूट में जो दुपट्टा है वो भी एक्सेसरी में आ जाता है। इसके अलावा जो आप पहनते हो जैसे ज्वेलरी वगैरह पहनते हो वो भी एक्सेसरीज में आ जाता है। एंड द रिटेल स्टोर दैट सेल फैशन मर्चेंडाइज टू पब्लिक, और इसमें कि वो रिटेल जो बेचने के लिए मॉल्स और शॉप्स वगैरह या स्टोर्स बने होते हैं वो सब भी फैशन मर्चेंडाइज का ही पार्ट होता है। सो शुरू फर्स्ट स्टेप से लेकर बेसिक कपड़ा तैयार करने से लेकर जब तक वो बेचा नहीं जा रहा स्टोर में तब तक के सारे स्टेप फैशन मर्चेंडाइज में आते हैं। और आप क्या चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो या आप किस पार्ट से बिलोंग करते हो वो जो है सबका अलग अलग हो सकता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैशन बिजनेस वेयर यू ऑल्सो लर्न अबाउट टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स क्या होती है? कपड़ा, बेसिक जो कपड़ा तैयार होता है, फैब्रिक एंड द फाइबर यूज टू मेक देम। ठीक है, और उस टेक्सटाइल उस कपड़े को बनाने के लिए किस तरीके का फैब्रिक या फाइबर यूज़ हो रहा है वो भी आप इसमें सीखते हो। ठीक है, अगर आप फैशन बिजनेस में एंटर करते हो तो फैशन मर्चेंडाइजिंग इक्विप्स टू फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू व्हाट वाई एंड व्हेन अ स्टाइल बिकम अ फैशन। तो ये जो है आप कई बार आप देखते हो कि जो पुराना 90s का 80s का फैशन रिपीट हो जाता है, सबने ऑब्जर्व किया होगा कहीं ना, और थोड़ा सा उसमें वेरिएशन लेकर आते हैं। तो ये सब भी एक प्रिडिक्शन की जाती है कि इस टाइम के बाद ये जो है वो आएगा और उसके बाद इतने से इतने टाइम तक चल सकता है। तो ये सब एक स्टडी भी कर दी जाती है, वो भी इसी का ही एक पार्ट होती है। तो फैशन मर्चेंडाइज इक्विप्स टू फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू व्हाट, क्या है, क्यों है,
और कब जो है वो फैशन की टर्म उसको दी गई है। किसी भी चीज़ को, कोई भी जो चीज़ क्या बोलते हैं हम इन टर्म यूज़ करते हैं, क्या चीज़ अब आजकल ट्रेंडिंग है, तो वो क्या है, क्यों है, और कब वो फैशन के या ट्रेंडिंग में आती है। एंड देन हेल्प्स टू डिटरमाइन इट सूटेबिलिटी फॉर पर्टिकुलर रिटेल ऑपरेशन एंड फॉर व्हाट लेंथ, और कब तक चलेगी ये, ठीक है। और ये कहाँ, जैसे कि हर चीज़ हर स्टोर पे आपको नहीं दिखेगी, तो ये वो भी पर्टिकुलर हमें पता होता है कि ये जो फैशन जो चल रहा है, ये इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और इसको कहाँ पे बेचना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, किस स्टोर में बेचना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, वो सब भी इसको प्लान किया जाता है प्रॉपर। So simply put, it encompasses planning, buying and selling, ठीक है। प्लान करना, क्योंकि हर रिटेल स्टोर अगर वही सेम चीज़ रखेगा तो प्रोबेबली सब में उतना ही अच्छा बिजनेस चले, ये नहीं हो सकता। जिसने प्रॉपर प्लान करके अपनी कंपटीशन बढ़ हाँ, जाए। टारगेट नहीं, उसने अपनी टारगेट ऑडियंस देखी, जहाँ स्टोर है, जिस तरीके का वो चीज़ें बेचता है, वो उसके पास कितने किस तरीके के लोग आते हैं खरीदने के लिए, उसको उस हिसाब से वो फैशन रखना पड़ता है ना। अब मान लीजिए कोई चीज़ एक्सपेंसिव है और उसका स्टोर किसी लोकल सी जगह पर है, और वो वहाँ वो चीज़ लेकर आएगा, तो उसका तो सामान कभी जाएगा ही नहीं मार्केट, मतलब बिकेगा ही नहीं। तो इसीलिए उसको अपने प्रॉपर प्लान करके ही सामान को खरीदना प्रॉपर रेट में, और फिर उसको बेचने पे ध्यान देना चाहिए। तो 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अब वो ये, इसमें डेफिनेशन आएंगी। फैशन टुडे इज़ अ बिग बिजनेस एम्प्लॉइंग मिलियंस ऑफ पीपल इन डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। क्या क्या यूनिट्स होते हैं इसमें? डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है, तैयार करना, बनाना, डिज़ाइन करना, उसको वही हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा, क्या क्या डिज़ाइंस के वो यूज़ कर डिस्ट्रीब्यूट करना। आगे मार्केटिंग करना, मार्केटिंग वही है प्रमोशन वगैरह। प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो मार्केटिंग कहलाती है। रिटेल करना, लार्ज स्केल पर जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वही एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग भी मार्केटिंग का एक पार्ट है। कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन भी मार्केटिंग का एक पार्ट है। पब्लिशिंग भी मार्केटिंग का एक पार्ट है। कंसल्टिंग, ये सारा जो है ये मार्केटिंग के अंडर ही आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, ये सब मिलकर ही मार्केट में बाज़ार में लॉन्च करना, किसी चीज़ को बाज़ार तक लेकर जाना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये सब जो है ये सब इसके अंडर आते हैं। टू अंडरस्टैंड फैशन डिज़ाइन वन नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फैशन एंड हाउ इट वर्क्स। तो फैशन की मैंने जैसे बोला, फैशन साइकिल होती है एक, कैसे काम करती है वो। फैशन हर चीज़ का जो होता है अलग ही तरीके से चलता, फैशन अलग अलग तरीके से चलेगा, तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप में आता है और ये किस तरीके से चलता है। द फंडामेंटल्स ऑफ फैशन एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन फैशन एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इट ऑल्सो एसेंशियल कॉन्सेप्ट टू बी अंडरस्टूड। अभी कुछ डेफिनेशन। फैशन इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड सर्टेन वर्ड्स। अब देखो, ये जो भी आपका सेल से रिलेटेड जो चीज़ होती है, ये कुछ हद तक अनप्रिडिक्टेबल होती है। कब कौन सी चीज़ किसको अच्छी लग जाए, कौन सी चीज़ फैशन में आ जाए या ट्रेंडिंग हो, वो तो 100% तो कोई गेस नहीं कर सकता। पर एक हम जैसे देखते आ रहे हैं हिस्टोरिकली, हमारे पास जो एविडेंस होते हैं उसके बेसिस पे ही हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये चीज़ इस साल इतनी इस तरीके से चली थी और ये उससे सिमिलर है, तो इसका भी प्रिडिक्शन इतना ही है कि इतने पीरियड तक ये चलेगा। तो इसी पे बेस्ड होता है ये। 100% प्रिडिक्शन करना वो तो पॉसिबल नहीं होता। तो फैशन क्या है? बेसिकली फैशन जो है एक स्टाइल है या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स है जो एक पर्टिकुलर टाइम तक पॉपुलर रहता है। मैंने कहा ना ट्रेंडिंग वर्ड जो बेसिकली, तो यही है, कोई स्टाइल जो पॉपुलर होता है ज़्यादातर लोगों में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक, उसे हम क्या बोलते हैं? फैशन। तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल एक पर्टिकुलर लुक है या कैरेक्टरिस्टिक है इन अपैरल और एक्सेसरीज। अ स्टाइल may come and go in fashion but the specific style always remain। तो एक स्टाइल जो है वो ये जैसे फैशन आता जाता है, तो वही, क्योंकि फैशन का ही सब पार्ट होता है स्टाइल, तो वो भी आता जाता रहता है, पर कुछ जो स्टाइल है वो हमेशा रह जाते हैं।
फैड्स इंपॉर्टेंट है। फैड्स की डेफिनेशन आती है आपकी हर बार। फैड्स क्या होते हैं? जब शॉर्ट गुड इवनिंग जो शॉर्ट लिव्ड फैशन होते हैं उसे फैड्स बोला जाता है। इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, इसकी डेफिनेशन ज़रूर आती है। बेसिकली इन चारों में से कोई एक आएगी और मोस्ट प्रोबेबली फैड की डेफिनेशन ज़्यादा आती है। फैड्स क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड फैशन होते हैं जो आते जाते रहते हैं, कम एंड गो इन सिंगल सीजन, और ज़्यादा लंबा स्पैन तक नहीं टिकते बेसिकली। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? फैड्स कहलाते हैं। समझ आ गया सबको? यस और नो? हाँ जी नो बताओ। मैम, एक बार और बता दीजिए। हाँ देखो, आपकी 4 डेफिनेशन इसमें मेन है। फैशन जो होती है वो एक कोई भी मैम पर्टिकुलर, हिंदी मीडियम में बेटा ये वही है, हिंदी में भी टर्मिनोलॉजी सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। ये रहा फैशन जो है, जो कोई भी शैली या कोई भी स्टाइल जो है, जो कुछ समय तक ही जो प्रचलन में रहता है, फेमस रहता है, पॉपुलर रहता है, उसे हम फैशन बोलते हैं। स्टाइल या शैली क्या होता है? जिस तरीके से कोई भी चीज़ जो हमें आती है, मतलब पसंद, कभी बहुत ज़्यादा पसंद आती है लोगों को और कभी बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है, वो कहलाती है स्टाइल। ठीक है, या शैली, परिधान। ठीक है, किस तरीके से दिख रहा है, लुक है, कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है किसी चीज़ का, तो उसे हम स्टाइल या शैली बोलते हैं। ठीक है, कुछ शैलियाँ, कुछ स्टाइल हमेशा रहते हैं और कुछ जो है वो, जैसे कि अब आपका जीन्स जो है वो एक स्टाइल है ना, तो वो हमेशा है, पर वो जीन्स में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट की जाती है। कोई लो वेस्ट है, कोई हाई वेस्ट है, कोई शॉर्ट है, कोई लॉन्ग होती हैं, कोई लूज़ होती हैं, कोई स्किनी होती हैं, ये अलग अलग है। पर एक पर्टिकुलर स्टाइल जो आ गया आपका वो हमेशा ही रहता है। इसी तरीके से कुछ स्टाइल जो होते हैं वो हमेशा रहते हैं, जैसे नॉर्मल जीन्स हैं वो हमेशा रहती हैं, तो वो हमेशा रहने वाला आ गया। ठीक है, और जो आते जाते रहता है तो वो किस में आएगा आपका? वो आपका आएगा फैड्स में। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय तक रहती है। जैसे रिप्ड जीन्स आपकी आजकल आती है, फटी हुई जो जीन्स है, अब ये ज़्यादा समय तक के लिए नहीं चलेगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फैड्स या अस्थाई फैशन। आते हैं और चले जाते हैं। ये डिज़ाइन इतने प्रभावी नहीं होते कि ये ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित कर सके। उदाहरण के लिए हॉट पैंट, बैगी पैंट, बेमेल बटन्स, ये सब। ठीक है, कुछ समय के लिए तो बहुत पॉपुलर रहेंगे ये, पर अगले सीज़न में ये पॉपुलैरिटी खो देते। क्लियर है ये चीज़ फैट्स तक? यस मैम। यस मैम। क्लासिक्स और स्टाइल्स दैट नेवर बिकम कम्प्लीटली एब्सोल्यूट। वही जैसे मैंने आपको नॉर्मल जीन्स, जो प्लेन जीन्स है, प्लेन सूट है, जो चीज़ नॉर्मली आपकी एक प्रॉपर शर्ट है, फॉर्मल शर्ट है, ये सब क्या है? ये क्लासिक है। ठीक है, ये हमेशा रहते हैं, कभी भी आपको गायब होते हुए नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको कोई ना कोई इंसान वो पहना हुआ ज़रूर दिख जाएगा। तो ये हमेशा चलने वाले फैशन होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्लासिक या चिर सम्मत शैली, जो सभी कभी पूर्णता से अप्रचलित नहीं होते, हमेशा कभी भी फुली गायब नहीं होते मार्केट में से। बट रिमेन मोर और लेस एक्सेप्टेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, और लंबे समय तक चलते हैं। क्लासिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन, और ये ज़्यादातर आपको इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगी। इसकी एक खूबी ये होती है कि ये सिंपल डिज़ाइन होते हैं जो कभी भी किसी भी एरा में पहनने के काबिल होते हैं, पहने जा सकते हैं। जैसे कि ब्लेज़र हो गया, पोलो शर्ट्स हो गई, शनैल सूट्स हो गए, तो आप देखोगे ये सब जो होते हैं ये हमेशा ही ट्रेंडिंग रहते हैं, बिल्कुल ही गायब नहीं होते। तो ये 4 डेफिनेशंस क्लियर हैं आपको? ये आपकी इनमें से कोई एक यस आएगी, मैम। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फैड्स ज़रूर आता है आपका कहीं ना कहीं से क्वेश्चन, तो फैड्स, क्योंकि टर्म बाकी सब समझने में आसान होती है, मैम फैड्स जो एग्जांपल्स आ सकते हैं इनके? यस आ सकते हैं। आपको एग्जांपल देके मैच दी फॉलोइंग में आपका ये आ सकता है। आपका प्रॉपर डेफिनेशन 1 मार्क वाली में आपका आ सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से आ जाता है। अब मैं जैसे आपको बोल रही थी कि साइकिल और फैशन के किस तरीके से चलता है, क्या ट्रेंड होता है,
वो आता है। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द फैशन इंडस्ट्री वन हैज़ टू हैव नॉलेज ऑफ फैशन फंडामेंटल्स। फर्स्ट इन द सीक्वेंस इज़ टू नो हाउ द फैशन बिजनेस डेवलप्ड। फैशन बिजनेस किस तरीके से, पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, किस तरीके से फैशन की शुरुआत हुई, उसके बाद हम समझ पाएंगे। जैसे बोला ना, कोई भी चीज़ को एस्टिमेट लगाना कि कैसे चलता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा उसके हिस्ट्री में जाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि ये कैसे कैसे चला, तो हमें आसानी होती है उसको समझने में। सो दस द हिस्ट्री ऑफ फैशन हेल्प्स द डिज़ाइनर टू मेक डिसीजन फॉर द प्रेजेंट डे एंड फ्यूचर फैशन। तो वो एक हिसाब लगाने में आसानी होती है कि लोगों की किस तरीके से मेंटालिटी थी और किस तरीके की मेंटालिटी अब है, तो थोड़ा हम एस्टिमेट लगा सके कि आज का फैशन किस तरीके का होगा है और किस तरीके का फ्यूचर में होगा। फैशन एज वी नो इट इज़ रिलेटिवली न्यू। हमने ये पढ़ा कि 1920 में ही, मैंने जैसे आपको बताया, 1920 से पहले जो है आपका रेडी टू वेयर कपड़े आपको मिलते ही नहीं थे। तो फैशन जो है बेसिकली काफ़ी रिलेटिवली न्यू टर्म है। कहाँ गया? has one to have knowledge. Fashion relatively new है. In ancient and medieval times, styles remain practically unchanged. और उससे पहले जो थे कई सौ साल तक सेम ही चीज़ें ट्रेंड में रहती थी, फैशन में रहती थी। During Renaissance, Western civilization discovered different culture, customs and costume, leading to acceleration in fashion changes. अब जैसे जैसे लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, लोगों ने दूसरे कल्चर्स के बारे में समझना शुरू किया, उनको खोजना शुरू किया, तो लोगों को समझ आया कि हर जगह की अपनी खुद सभ्यता है और उससे उनके अपने पहनने के कपड़े होते हैं। तो जिस वजह से लोगों के फैशन को लेकर पसंद ना जो है वो बदलनी शुरू हो गई। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू फैब्रिक्स एंड आइडियाज़, पीपल यर्नड फॉर मोर न्यू थिंग्स। अब लोगों को जब ये चीज़ समझ आई कि हम जो पहनते हैं उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है, तो लोगों को नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुई। तो पहला जो आपका है, एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि कौन सी कंट्री फैशन का सेंटर है, तो ये आपका आएगा फ्रांस। ठीक है, तो फैशन का सेंटर कौन सी कंट्री है? फ्रांस। ये याद रहेगा। हाँ, इससे रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। हाँ, फ्रांसिस डोमिनेंस ओवर इंटरनेशनल फैशन बिगेन इन अर्ली। सबसे पहले जिन्होंने फैशन की तरफ ध्यान लोगों का फोकस किया वो फ्रांस ही था। उन्होंने समझा कि फ़ैशन जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों की लाइफ में। तो उन्होंने 18th सेंचुरी में शुरुआत हुई वहाँ फैशन की। Until Industrial Revolution, people belong to two main classes, wealthy and poor. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले दो कैटेगरी के लोग बोलते थे, अमीर और गरीब। ओनली द वेल्दी कुड अफोर्ड फैशनेबल क्लोथ्स। और जो अमीर होते थे सिर्फ वही अच्छे कपड़े, फैशनेबल कपड़े अफोर्ड कर पाते थे। बाय द टर्न ऑफ 18th सेंचुरी के निकलते आते आते किंग लुई the fourth court members become the trendsetter of taste, making Paris the fashion capital of Europe. ये भी याद रख लीजिए, फ्रांस में जो पेरिस है वो यूरोप का फैशन कैपिटल किसने बनाया? किंग लुई द फोर्थ ने। ठीक है, Many of the French cities were supplying the court with silk fabrics, ribbons and laces. At this first time, intricate seaming of fashion required painstaking hand sewing. इस टाइम पे क्या होता था कि लोग हाथ से सिलाई करते थे। मैम आवाज कट रही है आपकी। हेलो हेलो मैम आवाज ब्रेक हो रही है। मैम क्लियर है वॉइस। बेटा फिर नेटवर्क इशू होगा किसी का। All the clothes were handmade and custom made to fit the customer's exact measurements. तो ज़्यादातर जो कपड़े के हाथ से बनाए जाते थे और लोगों के, जैसे अभी भी कस्टमाइज जो होते हैं कपड़े जो हम सिलवाते हैं, तो वो आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से बनेंगे। बट उस टाइम तक क्या होता था, हाथ से ही
पूरा सुइंग भी जो है वो हाथ से की जाती थी। फ्रांस बिकेम द सेंटर ऑफ फैशन ड्यू टू सपोर्ट फ्रॉम रॉयल कोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिल्क इंडस्ट्री हियर। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों बना, क्योंकि उनको जो है बेसिकली उनके किंग जो थे उनका इंटरेस्ट था इस एरिया में, और उन्होंने जो है फैशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी और सिल्क इंडस्ट्री की वहाँ पे शुरुआत हुई। कोटूर वॉज द टर्म यूज फॉर द आर्ट ऑफ ड्रेस मेकिंग। कोटूर जब आप नाम सुनते ही हो तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है, ये ड्रेस मेकिंग के लिए टर्म यूज़ की जाती है। तो कोटूर जो टर्म है एक फ्रेंच वर्ड है, वो उसका क्या मतलब होता है, ड्रेस तैयार करना। और मेल डिज़ाइनर वॉज अ कोटूर एंड द फीमेल काउंटर पार्ट्स वो कोट्यूरेर। तो ये जो है कोट्यूरर और कोट्यूरेर जो है वो फीमेल और मेल डिज़ाइनर के लिए टर्म फ्रांस में यूज़ की जाती थी। इन फ्रेंच जो है ये टर्म बोली जाती है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मार्क द बिगिनिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि अब जो है टेक्सटाइल अपैरल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजिकली होने लगा, जैसे कि मशीन्स के डेवलपमेंट हुई, सुइंग जो थी उसके लिए मशीनें बनाई गई, लूम्स बनाई गई कपड़े तैयार करने के लिए। तो ड्यू टू द डेवलपमेंट्स मोर फैब्रिक्स वर प्रोड्यूस इन लेस टाइम, और इस वजह से क्या हुआ, लोगों के टाइम की बचत होने लगी। ड्यूरिंग दिस टाइम स्पिनिंग जेनी एंड पावर लूम्स वर इन्वेंटेड। पावर लूम्स क्या नहीं, हैंडलूम्स होते थे पहले जिससे कि कपड़ा तैयार किया जाता था। अब पावर लूम्स बनाई गई जो कि मैकेनिकली चलती थी, ऑपरेट होती थी। आवाज़ आ रही है? मैम वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है? यस मैम। अब आ रही है? आ रही है आवाज़? मैम कट रही है बीच से। ब्रेक हो रही है? अब आ रही है? हेलो? मैम अभी भी कट रही है। हेलो? 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 आ रही है आवाज़? हेलो?
हेलो, यस मैम। आ रही है आवाज? यस मैम, क्लियर। यस मैम। कंटिन्यू करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने में की वजह से अब मशीन्स यूज़ होने लग गई, जिसकी वजह से टाइम बचने लग गया। मशीन से क्या, टेक्सटाइल बनाने के लिए लूम्स इन्वेंट हुई, पावर लूम्स इन्वेंट हुई। पहले हैंड लूम्स होती थी जो हाथ से कपड़ा बुना जाता था। अब पावर लूम्स की वजह से मशीन्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी के मीडियम से जो है कपड़ा बुनना शुरू हुआ। दिस गेव राइज टू डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इसके साथ साथ अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी शुरू हुई। रैपिडली इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन रिटर्न, क्रिएटिंग अ मिडिल क्लास विद मनी टू स्पेंड ऑन लग्जरीज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बेटर क्लोथिंग। जो पहले हुआ करता था कि सिर्फ अमीर लोग कर पाते थे, अब मिडिल क्लास लोग भी जो है लग्जूरियस लाइफ या बेसिकली फैशन के ऊपर खर्चा करने के काबिल हो गए, क्योंकि इससे कॉस्ट जो है वो कम हो गया फैशनेबल क्लोथिंग का। द इन्वेंशन ऑफ सुइंग मशीन टर्न द हैंडक्राफ्ट इनटू एन इंडस्ट्री। अब जो है हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है सुइंग मशीन की वजह से काफ़ी उसमें आ गई। दिस डेमोक्रेटाइज्ड फैशन एंड मेड इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और इसके बाद जो है फैशन जो है सबको मिलने लग गया, सबके लिए मतलब हो गया फिजिबल, फैशनेबल चीज़ें यूज़ करना। इन 1859 आइजैक सिंगर डेवलप। वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, यस हेलो, मैम। आ रही है? हेलो, यस मैम। आ रही है? नहीं, नहीं आ रही? यस मैम, वॉइस आ रही है। आ रही है, ठीक है। इन 1959 आइजैक सिंगर डेवलप द फुट ट्रेडल फॉर सुइंग मशीन विच लेफ्ट द हैंड्स फ्री टू गाइड द फैब्रिक। अब सुइंग मशीन में उन्होंने, आपने देखा होगा कि जो टिपिकल अब सुइंग, अब तो खैर बहुत ज़्यादा मशीन वो सिर्फ मोटर से चलने लग गई है सुइंग मशीन, और बहुत कॉम्पैक्ट होती है। पर आपने नॉर्मल अगर आप देखोगे जो टेलर के पास सुइंग मशीन होती है वो अभी भी मिलती है, जिसमें नीचे फुट ट्रेड लगे होते हैं, जिससे वो पैरों के से जो है वो उसको मोटर को चलाते हैं, और जिससे और ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको अब हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो है कपड़ा साथ के साथ आप अपने हाथों को बाकी कामों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन से ईयर में शुरू हुआ था? 1859 में, ठीक है। फुट ट्रेडल फॉर द स्विंग मशीन विच लेफ्ट हैंड्स फ्री टू गाइड द फैब्रिक। अब इस वजह से और फिनिशिंग अच्छी आने लग गई कपड़ा तैयार करने के लिए। सबने देखी है मशीन, स्विंग मशीन? यस मैम। सबने, सबको पता है कि मैं फ़ोटो दिखा के आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्या है? मैम देखा है। सबने रिलेट कर सकते हैं ना। एंड अर्ली यूज ऑफ स्विंग मशीन वॉज टू मेक सिविल वॉर यूनिफॉर्म। जो अर्ली जो स्विंग मशीन किस लिए यूज़ होती थी? लड़ाई होती थी जब, उसकी उनमें जो वो होते थे जो लड़ने जाते थे उनकी यूनिफॉर्म बनाने के लिए यूज होते थे। 1849 फैब्रिक इंटेंडेड फॉर टेंट्स वेगन कवर्स वॉज यूज टू मेक लॉन्ग वेयरिंग पैंट्स विद पॉकेट्स फॉर टूल्स बाय यंग बॉय लेवी स्ट्रॉस। लेटर दीज बिकम पॉपुलर एंड वर कॉल्ड डेनिम्स। तो जो अब हम डेनिम्स बोलते हैं वो पहले कैसे बनते थे? 1945 में टेंट्स और वेगन्स के ये कवर होते थे जिससे पैंट्स बनाई जाती थी, और ये जो है ये अब हम इन्हें कॉमन लैंग्वेज में अब इनको डेनिम बोलते हैं। सबको पता है जीन्स और डेनिम। तो ये कपड़ा इस तरीके से हुआ, और इस तरीके से डेनिम्स का आविष्कार हुआ।
दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ क्लोथ स्पेशली मेड फॉर लेबरर्स। और डेनिम्स जो आज हम इतना फैशनेबल मानते हैं, ये ज़्यादातर मजदूरों के कपड़े हुआ करते थे। दिस इज़ द ओनली अपैरल दैट हैज़ रिमेन्ड सेम फॉर द लास्ट नियरली 150 ईयर। 150 सालों से ये जो फैशन है ये एज इट इज़ है, तो ये क्लासिक में आएगा। Women started wearing separate skirts and blouses in 1880s। तो 1880s में जो है स्कर्ट्स और ब्लाउज अलग अलग पहनने का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। दिस वॉज अ स्टेप टुवर्ड मैन्युफैक्चर ऑफ रेडी टू वेयर क्लोथ्स फॉर वुमेन। और 1880 में जो वुमेन के लिए रेडी टू वेयर कपड़ों का के तरफ जो है एक शुरुआत हुई। लेंथ एंड वेस्ट लाइन कुड बी easily adjusted and this made it possible for working class to add variety to their wardrobe simply by mixing separates। तो इसी तरीके से जब वो मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन यूज़ करते थे तो उनके कपड़े जो हैं वो अलग अलग हो जाते थे। By 19th century, affordable fashions were made available in general public through fairs and bazaars। तो बाज़ार्स का कब से शुरू हुए? 19th सेंचुरी से बाज़ार का ट्रेंड शुरू हुआ, जहाँ पे लोगों को अफोर्डेबल फैशनेबल चीज़ें मिलने लगी। ट्रैवलिंग मर्चेंट्स ब्रॉट क्लोथ्स टू दीज मार्केट्स एंड बोथ बायर्स एंड सेलर्स यूजुअली बार्गेन्ड। और बार्गेनिंग आने लग गई। लोग जो है ट्रैवल करते थे, जो मर्चेंट्स जो व्यापारी ट्रैवल कर कर के जाते थे वहाँ पे बाज़ार लगाते थे और वहाँ पे लोग जो है बेचने वाले भी और ख़रीदने वाले भी जाते थे और बार्गेनिंग चलती थी और लोगों को काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में कपड़े फैशनेबल मिलते थे अलग अलग जगह से। एज लार्ज नंबर ऑफ पीपल सेटल्ड इन टाउन्स, जनरल स्टोर वॉज एस्टेब्लिश टू केटर देयर डिमांड्स। फिर धीरे धीरे अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो शहरों में रहने लग गए, तो शहरों में जनरल स्टोर्स बना दिए गए ताकि लोगों को टाइम टू टाइम अलग अलग वैरायटी के कपड़े मिलते जाए उनकी डिमांड के हिसाब से। विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड रिटेल स्टोर्स ग्रू इन सिटीज़। और ये जो है ये रिटेल स्टोर्स की भी शुरुआत हो गई इस वजह से सिटीज़ में। फैशन इवोल्यूशन, मैंने जैसे बोला आपको फैशन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके। तो फैशन इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे अब फैशन साइकिल का वही है जैसे आप नॉर्मल कोई भी वो पढ़ते हो, जैसे हमने वो पढ़ा था कि कैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है और कैसे डिक्लाइन होता है, इसी तरीके से फैशन भी ग्रो करता है, साइक्लिक मैनर में होता है। एकदम से क्या होगा, बहुत तेज़ी से बूम आती है फैशन में, बहुत तेज़ी से कोई फैशन बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है, उसके बाद वो फैशन बिल्कुल ही बिल्कुल ही फेमस नहीं रहता, बिल्कुल ही डिक्लाइन होने लग जाता है और एक स्टेज के बाद वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो इस तरीके से फैशन भी चलता है। तो फैशन साइकिल, द वे इन विच फैशन चेंजेस इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज फैशन साइकिल। किस तरीके से चलता है उसे फैशन साइकिल कहते हैं। और अ पीरियड ऑफ टाइम और लाइफ स्पैन ड्यूरिंग विच द फैशन एग्जिस्ट। बेसिकली ये कितने टाइम तक रहता है एक फैशन, वो उसके बारे में बात हुई है। ज़्यादातर जो है फैशन 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है जब तक वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। एब्सोलेंस का जब तक उसकी शुरुआत होती है, फिर वो ग्रो करता है और फिर एब्सोलेंस आ जाती है, बिल्कुल जो है वो गायब हो जाता है फैशन। तो पहला आता है स्टेज जो होती है फैशन साइकिल की, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टाइल। एक स्टाइल जो है वो लोगों को नज़र आता है, उसको दिखाया जाता है। डिज़ाइनर इंटरप्रेट देयर रिसर्च एंड क्रिएटिव आइडियाज़ इनटू अपैरल एंड देन ऑफर द न्यू स्टाइल टू द पब्लिक। जैसे फैशन शोज़ होते हैं, इसके मीडियम से लोग डिज़ाइनर्स जो है वो अपना जो क्रिएटिविटी है, अपना एक स्टाइल जो है वो पब्लिक के पास लेकर आते हैं। डिज़ाइंस आर क्रिएटेड बाय चेंज। हमने डिज़ाइन के प्रिंसिपल और एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं। तो डिज़ाइन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, लास्ट चैप्टर हमने जो किया था, लाइंस में चेंजेस करके, कलर्स में चेंजेस करके, शेप, फैब्रिक, डिटेल्स, इन सब में चेंजेस कर करके उनके अलग अलग रिलेशनशिप निकाल के जो है एक डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है। ये तो हमने पढ़ा ही है। तो पहला स्टेप क्या होता है फैशन साइकिल का, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टाइल। बिल्कुल जो बॉटम पे होता है, सबसे पहले यहाँ से फैशन ग्रो करना शुरू करता है। इंक्रीजिंग इन पॉपुलैरिटी, एज अ न्यू फैशन इज परचेज्ड
worn and seen by many people। अब धीरे धीरे क्या है, आप देखते हो एक डिज़ाइनर एक फैशन शो करता है, उसके बाद जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो चीज़ वही डिज़ाइंस को फॉलो करते हैं। और ये जो बार बार आप अलग अलग मूवीज़ में अलग अलग जगह पे इवेंट्स में जब आप देखते हो कि सेलिब्रिटीज़ वो पहनना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। उसके बाद जो है न्यू फैशन इज़ परचेज worn एंड सीन बाय मैनी पीपल, इट बिगिंस टू राइज इन पॉपुलैरिटी। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे सेलिब्रिटीज़ वो पहन पहन कर आप घूमते हैं, तो वो चीज़ों की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। एक स्टेज के बाद पीक ऑफ पॉपुलैरिटी आती है कि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंच जाती है, जब आपको हर एक इंसान जो है मोस्टली वही चीज़ को पहने हुए दिखता है। जैसे मैं सिंपल आपको रिप्ड जीन्स का एग्जांपल दूं, किसी एक डिज़ाइनर ने सोचा होगा, उन्होंने अपने फैशन शो में डाला, उसके बाद सेलिब्रिटीज़ ने पहनना शुरू करा, उनको देखकर आप आजकल हर किसी इंसान को देखोगे वही पहन के जाता है। तो उससे क्या होता है, ये पीक ऑफ पॉपुलैरिटी आ जाती है जब आपको समझ आता है कि अलग अलग लोएस्ट से लोएस्ट बजट में भी वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है, और हाईएस्ट से हाईएस्ट बजट में भी आपको वही चीज़ पहनने को पहने हुए लोग दिख रहे हैं। तो वही आ गया, अलग अलग प्राइस लेवल पर आपको सेम चीज़ कॉपी, उसकी अडेप्टेशन सब कुछ देखने को मिल रहा है। इसके बाद जो आपका आता है डिक्लाइन ऑफ पॉपुलैरिटी, जब लोग बोर हो जाते हैं उसी चीज़ से। अब आप एक चीज़ को बार बार रिपीटेडली देखते हो, फिर आप जो है ऑडियंस बोर हो जाती है, और फिर जो है वो कुछ और नया स्टाइल ढूंढ लेते हैं, और ये फैशन जो है उसकी पॉपुलैरिटी घट जाती है। और उसके बाद है रिजेक्शन ऑफ अ स्टाइल और एब्सोलेंस, यानी कि वो स्टाइल अब लोग बिल्कुल पहनना पसंद नहीं करते, ख़त्म हो चुका होता है, और ये लास्ट फेज़ होती है और एक नए फैशन के लिए शुरुआत हो जाती है। तो ये आपकी फैशन साइकिल होती है। इसकी 5 स्टेजेस आपको पता होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 6:45 हो गए, 45 मिनट्स हो गए, बीच में 10-15 मिनट्स हमारे ऐसे ख़राब हो गए थे क्लास के। सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा नहीं बचा इसमें। मेन इससे रिलेटेड डेफिनेशन से आती है आपकी, अलग अलग कैटेगरीज हम एक होती बार हैं। हारमोनी बता दोगे? हारमोनी तो बेटा बिल्कुल, हारमोनी जो होता है वो पीस होता है, ठीक है। हारमोनी आपको पता है ना, पीस, जब सब कुछ कम कॉम्बिनेशन में सही बैठा हुआ दिख रहा है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, प्रपोर्शन वाइज आपने जितने भी पढ़े, जो आपके डिज़ाइन के जो आपने वो पढ़े थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैम डिज़ाइन, प्रिंसिपल। हाँ, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन पढ़े, जब वो आपस में सब सही मेल खा रहे हैं, सब सारे फॉलो हो रहे हैं, और ओवरऑल डिज़ाइन, जैसे कि मान लो आपकी जो ड्रेस का साइज़ है, प्रोपोर्शन भी ठीक है, आपका जो उस जो डिज़ाइन आपने जो उसमें बनाया वो भी उसी के हिसाब से है। मतलब अगर बड़े एक इंसान के लिए ड्रेस है तो उस पर बड़े फूल है, छोटा बच्चा है उसके लिए ड्रेस है, छोटे फूल हैं, ज़्यादा गैप जो है उसमें नहीं है। जो आपका कपड़ा है, जो फैब्रिक यूज़ करा जा रहा है, जैसे आपने मान लीजिए शर्ट ब्लू कलर की है, अगर आप उसमें पॉकेट जो है वो येलो कलर की लगाओगे वो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ भी अगर सही है कि ब्लू शर्ट है तो ब्लू कलर की पॉकेट है, जो पैंट है उसके अंदर जो कपड़ा है वो सेम फैब्रिक है जो बाहर का कपड़ा है। तो ये जब ओवरऑल जब चीज़ें बिल्कुल ठीक होती है ड्रेस में, तो वो हारमोनी होती है, ठीक है। ओके मैम। जो हर चीज़ ओवर जितने भी हमारे बाकी के प्रिंसिपल्स ऑफ जो डिज़ाइन है सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं, और एक अच्छा लुक आ रहा है, डिसेंट लुक आ रहा है ड्रेस का, तो वो हमारा हारमोनी कहलाता है, ठीक है। क्लियर है? और किसी को कोई और डाउट है? आज के चैप्टर से कोई रिलेटेड डाउट है? बिल्कुल बेसिक चैप्टर। अब ये जो 2 चैप्टर आपके बच्चे हैं बहुत ही सिंपल बेसिक्स हैं, डेफिनेशंस पे बेस्ड हैं सारे। एक बार रीड करोगे समझ आ जाएंगे। बस इसमें जो जो मैं बोलती हूँ फोकस करो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेलिंग में नहीं आते हैं। अटेंडेंस बोल दो। रोल नंबर 1 खुशबू, रोल नंबर 2 नेहा, 3 पूजा, 4 डिम्पी, 5 आकांक्षा, 6 संगीता, 7 नीतू,
8 नेहा, 9 सपना, 10 रिया, 11 प्रीति, मैम सॉरी 11 11 दृष्टि, 12 प्रीति, प्रेजेंट मैम 13 दिव्या, 14 नजीना, प्रेजेंट मैम 15 मीनाक्षी, 16 हंसिका, प्रेजेंट मैम 17 रिजवाना, 18 पलक, 19 पुण्या, 20 रोशनी, 21 अंजलि, 22 नंदिनी, 23 सिमरन, 24 राखी, 25 निकिता, 26 कृतिका, प्रेजेंट मैम 27 स्नेहा, 28 अंजलि, 29 सिया, 30 ज्योति, प्रेजेंट मैम 31 अदिति, प्रेजेंट मैम 32 मुस्कान, प्रेजेंट मैम 33 आस्था, 34 नीतू, 35 श्रुति, 36 अनन्या। जिसकी हो गई लीव कर सकते हैं। हाँ, जिनकी लग गई वो कर लो। अनन्या है, श्रुति है। 37 आयुषी, प्रेजेंट मैम 38 स्नेहा, 39 आफिया, 40 तान्या, 41 निधि, 42 प्राची, प्रेजेंट मैम 43 मीनाक्षी, प्रेजेंट मैम 44 अमृता, प्रेजेंट मैम 45 साधना, 46 शिखा, 47 नाहिद, 48 स्वाति। मैम वो प्रेजेंट है, उसका माइक खराब है। स्वाति यस मैम वो प्रेजेंट है। ठीक है, जिनकी नहीं लगी है वो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देख लूँगी।